हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल राइट्स। और आज मैं आपको ये पूरी डिटेलिंग करवाऊंगी इसकी फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने आपके थंबनेल में मेंशन भी किया है कि इसमें से 4 से 5 नंबर आपके पक्के आते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, आज हम लोग उसके बारे में पूरी डिटेलिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं जो डिफरेंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, तो हमको इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंस जानें। ठीक है, बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स हमें बताता है यू हैव टू डू दिस, ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है यू शुड डू दिस। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स में हम जब देखते हैं यू हैव टू डू दिस, मतलब आपको ये काम करना ही करना है। इन केस अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जुडिशियल सब्जेक्ट बन जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। देन यू शुड डू दिस, इट मीन्स आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशियल सब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ते हैं तो हमें ये भी बताना चाहिए उसके कुछ इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है, जहाँ पर हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 क्या करते हैं? पढ़ते हैं। नाउ, अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में दिए गए हैं, लेकिन उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनकी जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी जो समरी थी, उसको वो लोग मैग्ना कार्टा बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मान जाता था। ठीक इसी तरह हमारे इंडिया में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात मैं आपको एडिशनल बात बताना चाहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो किसी और देश में इतने ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, जो कि गारंटीड करता है हमारे सिविलियंस के रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को, कि हम एक साथ इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं। What is fundamental right? The fundamental right are defined as the basic human right of all citizens. These rights defined in part 3 of the Constitution, जो कि मैंने आपको पहले बताया, apply now here, apply irrespective of race, place of birth, region, caste, creed or sex. Now, यहाँ आप स्क्रीन पे 6 फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो एक एक करके पहले हम इसको जानेंगे कि क्या होते हैं ये सब। ठीक है, फर्स्ट क्या है? द राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब हम यहाँ पे ये बताता है हमें कि किस तरीके से हम सब आपस में इक्वल एक दूसरे को ट्रीट कर कर रह सकते हैं, जो कि आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताए गए हैं। ये हम आगे पूरा एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। नाउ, राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम आपका बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। नाउ, द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये बताता है आपको शोषण के विरुद्ध जो भी अधिकार है, मतलब हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक ये आर्टिकल आपको बताएगा। नाउ, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या बताता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है आपके। ठीक है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका आर्टिकल 29 to 30 है, जो कि शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार बताता है। अब यहाँ पे मेन आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हमारा 6th राइट था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, वो आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन उसको किन्हीं वजहों से क्या किया, रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज प्रीवियसली अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। However, it was removed by 44th Constitutional Amendment Act in 1978. Now it is placed under stand Article 300A. अब इसको हमने 300A में कर दिया है, और ये 31 में पहले प्लेस किया गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है, आर्टिकल जो 31 था वो हटा के हमारा कब हटाया गया? 1978 में, जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, इसमें अमेंडमेंट किया गया, 44th अमेंडमेंट। अब फ्रेंड्स आप लोग पूछेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब हम कॉपी पे कोई चीज़ लिखते हैं और जब हमसे कोई गलतियाँ हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? हटा के फिर से दूसरी चीज़ लिखते हैं जो हमारी सही होती है। तो ये भी कुछ इसी तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो ही जाएंगी, तो यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट करते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं केशवानंद भारती केस का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। उनकी एक ज़मीन थी, एक छोटा सा केस स्टडी बताती हूँ। उनकी एक ज़मीन थी जहाँ पर वो उपदेश दिया करते थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको वो ज़मीन दे दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो हमारा जो केरला गवर्नमेंट थी, उसने क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट उनको बनाना था, जिसके तहत क्या हुआ, जो केशवानंद भारती थे उनकी जो ज़मीन थी वो इनके अंडर आ रही थी। तो उन्होंने उनसे बात करी, उनको मुआवजा देने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उसके बाद जब वो मतलब उनको लगा कि वो हार रहे हैं या कुछ भी, तो उन्होंने फिर अपने फंडामेंटल राइट्स को जब वॉलेट होते देखा, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने चीज़ें उसके अगेंस्ट भी उन्होंने अपना स्टेप लिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो केरला गवर्नमेंट थी उसको उस टाइम वोटिंग का सिस्टम चलता था, तो उस टाइम पर 7 जो वोट्स थे वो केरला गवर्नमेंट को गए थे, और 6 वोट जो थे वो केशवानंद भारती केस को थे। एक मतलब सिर्फ एक वोट की वजह से जो केशवानंद भारती जी थे वो हार चुके थे। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया था कि जो 31 है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे पूरी तरह से, और ये अब कोई राइट नहीं रह जाएगा। तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें हुई थी, इस वजह से आर्टिकल जो 31 है वो यहाँ से रिमूव किया गया था। ये मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल बताया है, केस स्टडी था वो बताया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 वो यहाँ से रिमूव किया गया। अब लास्ट जो हमारा बचता है द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यहाँ पर फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई भी राइट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, तो ये आपको रेमेडीज़ में ही आपको जाके आप उसके खिलाफ कुछ भी अगेंस्ट उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और यहाँ रेमेडीज़ में आपको आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से एक एक आर्टिकल करके देखते हैं। तो हमें फर्स्ट आर्टिकल हमें पहले समझना पड़ेगा आर्टिकल 12 से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 की मीनिंग क्या होती है कि बताता है कि स्टेट के बारे में बताता है। अब एक स्टेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, कुछ टेरिटरीज भी आती हैं, और वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे यूनियन कंसीडर करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होगा कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उठ के ये बोले कि हम महाराष्ट्र को अलग एक देश बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कभी ममता बनर्जी बंगाल से उठ के ये बोले कि हम बंगाल को इंडिया से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एक स्टेट के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 12। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 हमें ये बताता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई भी घटा या बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। मतलब कि उनको कोई घटा नहीं सकता, अगर कोई उसको घटाएगा तो जो उसकी पावर है वो उससे छीन ली जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 13 बताता है। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 14 to 18 की तरफ, जो होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि हम सब, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, कोई भी हो, हम सबको एक साथ इक्वालिटी में बांध के रखता है आर्टिकल 14 to 18, जो कि राइट टू इक्वालिटी है। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये कहता है कि जहाँ पर हर एक इंसान जो है इक्वल है, आर्टिकल 14 बताता है। तो जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ और बताने जाए कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम कभी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमने हेलमेट नहीं वेयर कर रखा है, तो हमको भी सेम जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर कोई ऑफिसर जा रहा है तो उसको भी उतना ही जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए जो हमारे लॉ हैं वो बराबर हैं, चाहे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब ही क्यों ना हो, एवरीवन, ओके, सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं लॉ के आगे, लॉ की आंखों में। ओके, नाउ आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि यहाँ पर किसी भी जो आपको इन ग्राउंड जो बताए गए हैं आपको, यहाँ पर इन ग्राउंड्स पर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्या बताता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यहाँ पर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ऐसे चीज़ नहीं की जाएगी जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो इक्वालिटी रहेगा, अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर एबॉलिशन होता है किसका, जब हम छुआछूत की बात करते हैं तो ये अबॉलिश करता है उस चीज़ को। आर्टिकल 18 एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 18 में हम एबॉलिशन ऑफ टाइटल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो इस टाइम पर ना तो कोई सुल्तान की उपाधि ले सकता है, ना तो कोई राजा की उपाधि, एवरीवन इज इक्वल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इन दिस फंडामेंटल राइट। नाउ यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं राजा हूँ, मैं सुल्तान हूँ, है ना, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर इनको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब इनको ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 18 के अंडर। एवरीवन इज इक्वल। नाउ
अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 to 22 जो कि आपको बोलता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमको अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, और एक एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं। इसका हमको राइट दिया गया आर्टिकल 19 में। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में राइट टू मूव फ्रीली टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी भी टेरिटरी में इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी क्या कहते हैं कन्विक्शन से, किसी भी ऑफेंस से। ठीक, आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बताता है आपको राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नाउ राइट टू एजुकेशन का भी ये हमें एक अधिकार देता है कि हम सबको जो एजुकेशन का राइट है, और राइट टू हेल्थ के बारे में बताता है आपको। आर्टिकल 21 में ही हमको राइट टू शेल्टर मिलता है, राइट टू इन्वायरमेंट मिलता है, और राइट टू प्राइवेसी का भी राइट मिलता है। आर्टिकल 21 में ही हमको राइट अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट का भी राइट मिलता है कि हमें कोई ऐसे बिना बताए नहीं गिरफ्तार कर सकता। राइट नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर। ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, ये सब राइट्स आपको आर्टिकल 21 में दिए जाते हैं, और आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। नाउ आर्टिकल 21A हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आर्टिकल 21A में आता है। नाउ आर्टिकल 22 रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो आर्टिकल 22 को जब हम समझते हैं तो यहाँ पर देखा गया है, मतलब ये बताया गया कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है या आपको डिटेंशन में लिया गया है तो कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी क्राइम्स हैं जिनकी मतलब सज़ा है, बट ऐसे बहुत सारी क्राइम्स हैं जिनकी कोई सज़ा नहीं है। ठीक है, मतलब आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कुछ ऐसे भी हैं। और अगर आप अरेस्ट एंड डिटेंशन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 साल की सज़ा हुई तो आपको मार डाला जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी पूरी लाइफ को सिक्योर रखा जाएगा, 1 साल की पूरी आपकी सज़ा कंप्लीट करा के आपको बाइज्जत बाहर कर दिया जाएगा। नाउ आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 और हमको बताता है क्या, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, मतलब कि आपके पास पूरा अधिकार है कि कोई आपको बेच नहीं सकता, आपसे स्लेवरी नहीं करा सकता, है ना। ये आर्टिकल 23 आपको बताता है, मतलब बंधुआ मजदूरी आपसे कोई नहीं करा सकता, आपके पास पूरा अधिकार है इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने का। नाउ आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि आर्टिकल 24 बताता है कि बच्चों को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। इन केस अगर आप करवाते हैं तो आप वहाँ पर अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 24 आपको बताता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब हम किसी भी धर्म और संस्कृति को अपना सकते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के अंडर आता है। तो आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, हम फ्री हैं किसी भी प्रोफेशन में काम करने के लिए। ठीक है, और किसी भी प्रैक्टिस को किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, हम फ्री हैं किसी भी रिलीजियस अफेयर को क्या कहते हैं मैनेज करने में। ठीक है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं जो हम चाहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। ठीक है, आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 आपको ये बताता है आप किसी भी धार्मिक मामलों में, मतलब रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस मैटर में आप क्या कर सकते हो, पैसे पे कर सकते हो। ठीक है, और जो भी पैसे आप पे करोगे वो हमेशा टैक्स फ्री होंगे। ठीक है, नाउ आर्टिकल 28 के बारे में बात करते हैं। नाउ फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब आर्टिकल 20 आपको ये बोलता है कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस वर्शिप जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आपके 29 एंड 30 है वो देखते हैं। आर्टिकल 29 माइनॉरिटी राइट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पर बताया गया कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का मतलब है, माइनॉरिटीज़ किसको बोला जाता है कि मुस्लिम्स को बोला जाता है, ठीक है। तो हम उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करें, आर्टिकल 29 बताता है। आर्टिकल 30 बताता है राइट टू, ये भी माइनॉरिटीज़ के लिए है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मदरसे वगैरह खुले हुए हैं। नाउ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ रेमेडी बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। अब देखिए आर्टिकल 32 जिसको मैंने आपको पहले ही बोला कि हार्ट और सोल बोलते हैं, है ना। तो जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, अगर कभी वो वॉयलेट होते हैं, क्योंकि इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अब अगर कोई उसको वॉयलेट करता है, अगर ये बोलता है कि भाई तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तो आर्टिकल 32 बहुत कुछ उखाड़ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। और आपको कुछ रिट्स दिए जाते हैं, ये रिट्स भी मैं आपको अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रिट्स भी आपको इंक्लूड किए गए हैं। तो आर्टिकल 32 जो अगर कोई भी आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप अपने अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर आ जाती है आर्टिकल 32 के अंडर कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट ना होने दें। ओके, नाउ ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपको बताएं, आर्टिकल 14 से लेकर इवन 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग प्लीज़ एक एक करके सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ आपको बताया, ताकि जो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाए वो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। बहुत ज़्यादा कहानी भी बताने से आपको चीज़ें नहीं बैठ जाएंगी, बस हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। इसको 1 से 2 बार आप देखेंगे और आपको पूरी फंडामेंटल राइट्स की जो पिक्चर है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और फिर जो आपको आगे चीज़ें पढ़नी है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो चीज़ें भी लेकर आऊँगी। नाउ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।